आजादी का अमृत महोत्सव। श्रोताओं नमस्कार, मैं रितेश कपूर, सहायक निदेशक समाचार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस वर्ष को हम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मना रहे हैं। इसी कड़ी में आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा समय समय पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की जाती है। श्रोताओं, आज हम राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व पूर्व लोकसभा सांसद वीरेंद्र कश्यप जी। कश्यप जी, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद रितेश जी आपका कि आपने मुझे ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी पर जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जो है कहने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए आपका धन्यवाद। जी वीरेंद्र कश्यप जी, आज की चर्चा को हम आरंभ करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ और इसके गठन का क्या उद्देश्य है, और इसके माध्यम से इस वर्ग के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, आपको पता ही है कि समाज हमारा जो है वो विभिन्न जातियों में, विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। विभिन्न धर्म के आधार पर जो है वो हमारा समाज बना हुआ है। इसी दृष्टि से समाज में कहीं ना कहीं ऊंच नीच होती रहती है। कहीं ना कहीं समाज जो है वो ऊंच नीच की भावना से भी प्रेरित रहा है। लंबे समय तक जो है वो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग है, जिनको हम दलित वर्ग भी कहते हैं, इससे पहले हरिजन वर्ग का जो है वो शब्द प्रयोग किया जाता था, पर अब वो संवैधानिक दृष्टि से उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है कि जब हमारा संविधान बना तो संविधान में कुछ ऐसी जातियां जो हैं वो अनुसूचित की गई, जिसका जो लिस्ट आउट किया गया, जिन्हें समाज में अछूत समझा जाता था, जिन्हें छूने पर भी जो लोग हैं वो उनको छूते नहीं थे, उनके नजदीक नहीं जाते थे। इस प्रकार की जो सामाजिक दुर्भावनाएं जो है वो उन जातियों के खिलाफ थी। तो संविधान में जो है वो एक अनुसूची बनाई गई, लिस्ट बनाई गई, जिसमें वो हमारी इस प्रकार की जातियां जो है वो जिनका समावेश किया गया, उनको अनुसूचित जातियां जो है वो कहा जाता है। काफी जातियों की एक लंबी लिस्ट है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। पर धीरे धीरे, जैसे आपको मालूम है, अगर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का उनकी ऑटोबायोग्राफी देखते हैं या उनके जीवन पर थोड़ा चर्चा करते हैं, उनकी जीवन से संबंधित विभिन्न आयामों पर बातचीत करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनको उस वक्त अछूत जो बरादरी थी उससे वो उनका जन्म हुआ था। और यहाँ तक था कि जो अध्यापक थे, अध्यापक भी उनको कमरे में जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं आने देते थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दूर, यानी स्कूल के कमरे से दूर जो है रहकर जो है उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और इसी तरह से इस प्रकार के, जो मैंने कहा कि समाज में इस प्रकार की कुरीतियां चलती रही हजारों साल से, वो कुरीतियां, पर जब हमारा संविधान बन गया तो संविधान में बहुत से प्रावधान ऐसे आ गए जिसमें अस्पृश्यता को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। कानूनी तौर से जो इस प्रकार की बातें करेगा तो वो कानून के दायरे में उसको रख दिया गया। उसका एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन गया, जो हमारे दलित समुदाय, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को उसका लाभ मिला। और जो भी सरकारें आई स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने भी समय समय पर वो कानून अलग अलग बनाते रहे। और यही नहीं, आगे बढ़कर जो है वो फिर संविधान में एक बात और रखी गई कि एक आयोग का जो है गठन होना चाहिए, और उस आयोग को जो है अनुसूचित जाति, उसको राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसका गठन हुआ, जिसको हम कहते हैं आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। जो हमारा 338 संविधान का सेक्शन है, उसके अंतर्गत इसका गठन हुआ। और ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति दोनों के लिए था। पर कुछ दिनों के बाद देखा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति की अलग अलग समस्याएं हैं, तो अनुसूचित जनजाति का भी एक आयोग का गठन 338 के अंतर्गत हुआ और उसको 338A के औ के का उसमें रखा गया। और इसी तरह से ये कहा गया संविधान में कि राज्य में भी इसी प्रकार के आयोगों का गठन होगा। जैसे आपने पूछा कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में कहा, हिमाचल प्रदेश में भी जो हमारा अनुसूचित जाति आयोग है, इसका गठन एक्चुअली पहली बार 2017 में सितंबर महीने में हुआ और फिर उसके बाद चुनाव आ गए, दूसरी सरकारें आ गई और फिर वो उसका गठन नहीं हो पाया। पर अभी हमारे अगस्त 2021 में इसका पुनर्गठन हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है और सरकार की तरफ से जिम्मेवारी मुझे दी गई है। हमने कोशिश की है कि जो हमारा मैंडेट है, बेसिकली अनुसूचित जाति आयोग जो है, वो जो हमारा अनुसूचित जाति वर्ग है, उनका जो आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और साथ साथ शैक्षिक के साथ जो है राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह से जो है ये वर्ग को हम आगे ला सकते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए जो है वो हम किन किन प्रकार की योजनाएं, कार्यक्रम जो है बना सकते हैं। तो उस पर भी ये आयोग जो है सरकार को अपनी अनुशंसा भी देता है, राय भी देता है। समय समय पर जो कानून बनते हैं उन कानूनों को भी जो है वो उसमें भी इंटरवीन जो है वो आयोग कर सकता है। और हमें ये खुशी है कि जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, जिसको बने हुए काफी वर्ष हो चुके हैं, उन्हें बहुत से अच्छे निर्णय समय समय पर लिए हैं। कहने का मतलब यही है कि जो जातियां, जैसे मैंने शुरू में कहा कि समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो किन्हीं कारणों से समझिए कि वो उनके दिमाग में कुछ प्रकार की बातें रहती है कि वो अनुसूचित जाति वर्ग को वो निम्न प्रकार का समझते हैं, आज भी समझते हैं कुछ लोग, तो वो आयोग जो है उसमें इंटरवीन करता है। हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात है, कह सकता हूं कि आज भी हिमाचल प्रदेश में ये जातिवाद की वजह से हमारे जो दलित समुदाय के लोग, अनुसूचित जाति के लोग हैं, बहुत से क्षेत्रों में, हिमाचल के बहुत से क्षेत्रों में आज भी उनके साथ जो है दुर्भावना के साथ जो है उनके साथ व्यवहार किया जाता है, असमान व्यवहार किया जाता है और असमानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता। इतने तक भी है आज कि उनका जो सामाजिक जो भोज होता है, ब्याह शादी खुशी गमी में, अनुसूचित जाति के लोगों को अलग से जो है खाना परोसा जाता है और दूसरी बिरादरी जो सो कॉल्ड हम जिनको अपर कास्ट कहते हैं, उनको अलग से जो है वो खाना आज भी परोसा जाता है। आज भी हम देखते हैं आयोग के समक्ष भी बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं कि आज पानी पीने के लिए भी स्रोत अलग अलग हैं। अगर दलित समुदाय, अनुसूचित जाति का व्यक्ति, वो एक कॉमन जो हमारा सोर्स ऑफ वाटर है, पीने के पानी का स्रोत है, वहां से अगर वो जल लेने, पानी पीने के लिए भरे, तो वहां पर आज भी उनके साथ जो है वो असमानता का व्यवहार उसको भरने नहीं देता वहां पर। ये भी इस प्रकार की बातें। मंदिरों में आज प्रवेश नहीं होता है, आज भी बहुत बड़े बड़े लोगों की शिकायतें आती हैं, अखबारों के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज होती हैं कि फलां आदमी को, यानी सरकार में रहते हुए बड़े अधिकारियों को जो है वो मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, कारण क्योंकि वो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। तो इस प्रकार की ये जो बातें हैं आज भी हमारे समाज में फैली हुई है। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरी स्टेट्स के साथ, अभी मैं 10 साल पहले अनुसूचित अपने शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से MP भी रहा हूं, लोगों के बीच में जाने का, एक्टिवली लोगों के बीच में रहने का मौका मिला। उससे पहले भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता रहा है। पर जब से हमने ये पदभार संभाला है आयोग का अध्यक्ष होने के नाते, तो मैं ये देखता हूं, क्योंकि कई बार मुझे MP के तौर पर दूसरी स्टेट्स में भी जो कभी एट्रोसिटीज के जो केसेस हैं वहां पर जाने का मौका मिला। पर हमें खुशी ये होती है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और इस देवभूमि में हम ये देखते हैं कि अगर हम दूसरी स्टेट के साथ कंपैरिजन अगर करते हैं एट्रोसिटीज के बारे में, अनुसूचित जाति वर्ग पर जातियों की अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो डेफिनेटली हमें ये संतोष थोड़ा ये होता है कि इस प्रकार के यहाँ पर वो मामलात नहीं है
जी। कई जगह पर हम देखते हैं अखबारों में खबरें छपती है, हम गए हैं अपने आप। आपने मिर्चपुर कांड सुना होगा हरियाणा का, वहां पर मुझे जाने का मौका मिला। पार्टी की तरफ से एज ऑब्जर्वर हम गए थे वहां पर किस प्रकार से 300-400 घरों को रौंदा गया, उनकी आग लगा दी गई। यहां तक कि किसी बेटी की शादी थी तो उस शादी के जो माँ बाप ने, गरीब माँ बाप ने संदूक में जो कपड़े रखे थे उस दुल्हन के लिए, उसमें भी मिट्टी का तेल छिड़क के जो है उसको आग लगा दिया। पर हम जब अपने हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो यहाँ पर भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना हमारी आपस में अभी बरकरार है। कहीं कहीं होता है, छुटपुट घटनाएं घटती हैं, कुछ पिछले दिनों से कुछ वो घटनाएं थोड़ा सा उसका रूप जरा ज्यादा हुआ है, कुछ उसकी कह सकते हैं कि ज्यादा मात्रा में वो देखने को मिले हैं। पर हम कंपैरिजन में और स्टेट्स की अपेक्षा जो है वो कहीं नजर नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसी भाईचारा, साथ ही साथ देवभूमि होने के नाते हम ये तो कहते हैं कि मंदिरों में नहीं जाने देते हैं, परंतु देवभूमि का एक अपना ही स्वरूप है। एक जो आम आदमी के ऊपर एक वो जो प्रेशर रहता है एक, और वो एक जो असली, मैं कहता हूं कई बार कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है वो हम कई बार उस देवता के प्रांगण में बैठकर उसका जो है वो सॉल्यूशन निकाल देते हैं। एक विश्वास की बात है, पर अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास में अगर हम पढ़ेंगे आज 21वीं सदी में तो मैं समझता हूं हमसे ज्यादा मूर्ख कोई होगा नहीं। तो इस प्रकार की ये मोटे तौर से मैंने कहा कि ये चीजें यहाँ पर हमारे सामने है। कश्यप जी, आपने ये बताया कि बड़ी संतोष की बात ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो अन्य राज्यों के मुकाबले में एट्रोसिटीज़ के केसेस कम आते हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो भी केस आते हैं तो किस तरह से आप उनका निपटारा करते हैं आयोग द्वारा, और यदि किसी के साथ, किसी जाति विशेष के साथ कोई एट्रोसिटी होती है तो वो किस तरह से आप तक जो अपना जो है शिकायत को पहुंचा सकते हैं, किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं? जैसे मैंने कहा कानून बने हैं, 1955 में कानून बना था पीसीआर, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, 1955 में, तो सिविल राइट्स के लिए वो कानून बना था। पर उसके धीरे धीरे उसके पश्चात जो है 1989 में स्पेसिफिकली जो एट्रोसिटीज हमारे अनुसूचित जाति के लोगों पर होती है उनके आधार पर, मैंने कहा हिमाचल को उसमें हम इंक्लूड भी कर सकते हैं, पर जिस तरह से दूसरी स्टेट्स में उसको उसका वॉल्यूम देखकर या उसका जिस तरह से घिनौनी घटनाएं दूसरी स्टेट्स में होती हैं, उन घिनौनी घटनाओं को देखकर जो है 1989 में यहां पर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया और उस एक्ट के माध्यम से जो है वो कहा गया कि अगर इस प्रकार की जो वारदातें होंगी, उसके बहुत से आयाम आप देखते हैं कि आज दुल्हा, कई जगह पर खबर आती है कि एक दुल्हा जो है घोड़ी पर जो है सवार हुआ अपनी शादी के लिए, तो उसको उतार दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। कई जगह पर हम देखते हैं कि दलित समुदाय के लोगों की मूछें काट दी जाती हैं, कई जो है वो बाल जो है उनके काट दिए जाते हैं, कुछ हमारी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ दुराचार किया जाता है। तो इस प्रकार की ये घटनाएं ना घटे, इसलिए ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है, ये अत्याचार नियम अधिनियम जो है वो 1989 में बनाया गया और इसमें यही रखा गया था कि अगर ये घटनाएं घटेगी तो वो ये कहा गया कि अभी जो इसमें अमेंडमेंट लाई गई है इसमें अब बेल नहीं है, इसमें बेल नहीं होगी, तो उसको अपना पक्ष जो है वो कोर्ट में जाके ही प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैं इसमें संलिप्त नहीं था या ये काम मैंने नहीं किया है। ये अब ये नहीं होगा कि वो 6-6 महीने तक, साल तक जो है वो बाहर घूमते रहें और दलित वर्ग पर, अनुसूचित जाति वर्ग पर जो है वो पूरा प्रेशर बनाकर जो है वो जातियां करते रहें। तो वो अब इसमें सीधे सीधे तौर से कि अब उसकी बेल नहीं होगी। एक ये अब जो है स्ट्रिंजेंट एक्ट आ गया। जैसे हमारे महिलाएं हैं, महिलाओं के बारे में भी यही धारणा हमारे समाज में रही है, पुरुष प्रधान समाज है, तो महिलाओं को भी हम नंबर 2 का नागरिक समझते हैं, किसी भी, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, किसी भी धर्म की हो, पर महिला को हमने जो है वो बराबरी का हक नहीं दिया। और जब उनका एक्सपोजर समाज में जब आया, जो आबादी, आधी आबादी इस देश की है और उन आधी आबादी महिलाओं के लिए हम जो है नंबर 2 का ही जो है वो नागरिक समझें, तो क्या वो समाज डेवलप करेगा?
क्या वो विकास की पौड़ियां चढ़ सकेगा? नहीं। इसीलिए कानून, उनके ऊपर जातियां होती थी। और मुझे याद है कि जब दिल्ली में एक कांड हुआ था, बच्ची के साथ रेप हुआ और उसको मार दिया, निर्भया कांड नाम से जिसको जाना गया, तो सीधे तौर से कानून जो है, सारे देश में किस तरह की आग लगी थी, किस प्रकार से नौजवानों ने भी जो है इसके विरोध में, सारी जनता ने जो है वो किस तरह से जो है वो आंदोलन किए। तो पार्लियामेंट को जो है सोचना पड़ा, पार्लियामेंट को कानून लाना पड़ा कि अगर बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होगा तो उसको सीधी फांसी दी जाएगी। कानून बनते हैं। इसी तरह का ये कानून जो है 2018 में जो है, इसमें थोड़ी सी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कुछ निर्णय आए थे, इसके थोड़े से इसको डायल्यूट किया गया था 1989 का जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, पर अभी 2018 में इसको थोड़ा अमेंड किया गया कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल की तो जैसे मैंने कहा कि नहीं था, पर इसमें सीधे सीधे तौर से अब आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अरेस्ट की। जो गलत काम करने वाला आदमी होगा, ही विल बी बिहाइंड द बार, नो बेल एट ऑल, ही शुड प्रूव इट इन द कोर्ट कि मैं कल्प्रिट नहीं हूं। यानी कहने का मतलब पहले यही होता था, क्योंकि गरीब आदमी है, यानी समाज का दबा कुचला आदमी है, तो उस पर कई किस्म के दबाव होते हैं, उसकी रिश्तेदारी के कई बार दबाव आ जाते हैं, कुछ लोग, बड़े लोग जो हैं वो दबाव डालते हैं और वो फिर केस जो है वो विड्रॉ करने के जो है। तो मैंने कहा ये जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, ये 1989 में जब आया है, तो पर फिर भी हम संतोष तो नहीं कर सकते हैं। पर मैं अगर आपको बताऊं कि 2015 से अगर हम इन फिगरों को लें, आंकड़ों को लें, तो 2015 में 111 केसेस जो है वो रजिस्टर हुए थे हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो 2016 में जो है वो 141 हो गए, बढ़ रहे हैं। 2017 में 128 थोड़े घटे, 2018 में 149 हो गए, और इसी तरह से 2019 में 207 और 2020 में 265 हो गए, और 2021 में 271। कहने का मतलब है कि जब इतना कुछ हो गया तब भी केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ समाज के इस प्रकार के व्यक्ति, असामाजिक तत्वों में उनको कह सकता हूं कि ऐसे असामाजिक तत्वों को, जो हमारे उस वर्ग के लोग हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों को अवश्य ही जो है सोशल बाइकआउट उनके द्वारा करना चाहिए। ये अगर होगा तो डेफिनेटली इस पर फिर कमी आएगी, इसमें कोई दो नहीं। पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि अभी मैंने सारे हिमाचल प्रदेश का, जब से मैं चेयरमैन बना हूं, तो मैंने सारे जिलों का दौरा किया है। अभी तक हम 12 में से 11 जिले, अभी लास्ट पिछले ही दिनों चंबा में हमने 11वां जिला कवर किया है। तो उसमें हम 3 जो है वो हमारी एजेंडा आइटम्स हैं, कमीशन ने जो आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो ये कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश में है, हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक शिक्षा से संबंधित और पॉलिटिकल, उसमें किस प्रकार की इंप्रूवमेंट आई है। तो उसमें इंप्रूवमेंट काफी है। अब हम कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर सरकार, कोई भी सरकार केंद्र में बनी है, चाहे कोई भी सरकार प्रदेश में बनी है, किसी भी पार्टी की बनी है, इस वर्ग के लिए उन्होंने हमेशा जो है वो कोशिश की है कि ये वर्ग जो है किसी ना किसी रूप में इनका उत्थान हो। तो वो हो रहा है। दूसरी बात जो है, हमने दूसरा एजेंडा जो लिया है, इसके लिए जो सामाजिक आर्थिक के लिए हमारे एक स्पेशल शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान बना है। इससे पहले वो SCCP होता था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट होता है, ओवर एंड अबव टू दैट, उस बजट के ऊपर जो है आबादी के आधार पर एक एक्स्ट्रा बजट दिया जाता है। उसको शेड्यूल कास्ट सब प्लान से पहले बोलते थे, अब वो शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान है। तो वो पैसा आता है, करोड़ों रुपए के हिसाब से आता है, ताकि इस प्रकार के जो हमारे गांव हैं, और उसमें नॉर्म रखे गए हैं SCDP में 2 नॉर्म है कि जो गांव में 40% की पॉपुलेशन होगी, एक नॉर्म ये, उसमें ये पैसा लग सकता है। या कोई गांव है उसमें 90 लोग अगर वहां अनुसूचित जाति के हैं, तो उसको भी ये पैसा SCDP के माध्यम से हम दे सकते हैं। दूसरा हमने रखा कि जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, वो उस जिले में उसकी क्या स्थिति है।
बहुत से जिले हैं बहुत अच्छे इम्प्रूव उन्होंने किया है। कई कई जगह पर तो हम देखते हैं कि जो हमारा यूनिट होता है पुलिस का उसमें 0 है, इस प्रकार के वो नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि एट्रोसिटीज जो है वो हो रही हैं, पर वो इतनी तादाद में नहीं है कि जैसे हम सोच सकते हैं कि भी इस प्रकार का भी इन लोगों पर अत्याचार हो रहा होगा। तो वो भी हम इसका भी जायजा जो है वो ले रहे हैं। तीसरा जो है हमने एक मेन लिया है, वो लिया है कि जो हमने कहा कि शैक्षिक तौर से भी अनुसूचित जाति वर्ग जो है, जो बच्चे हमारे गरीब बच्चे हैं अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं और वो हायर एजुकेशन में जो है अपना जो है योग नहीं जाना चाहते हैं, पर बच्चे माँ बाप जो हैं गरीब हैं, किसान है गरीब है, वो भी अपनी बच्चे की शिक्षा दीक्षा के लिए कई बार वो अपनी जमीनें जो है वो बेच देता है। बेचने के साथ साथ जो है कई क्लास 4 क्लास 3 का एम्प्लॉय है, वो अपनी सारी की सारी तनख्वाहें बच्चों की शिक्षा के लिए लगाता है। पर सरकार ने निर्णय लिया है कि हर बैंक को अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए बच्चियों के लिए वो आपको जो है वो ऋण देने से जो है एजुकेशन लोन वो देना पड़ेगा। पर इतनी की मेरे आपको यही कहना है अंत में कि सरकारें इस वर्ग के लिए काम कर रही है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए उनके ऊपर जातियां ना हो, कानून बने हैं। हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए पैसे की कमी ना आए, इसलिए भी हर बैंक उनको कहा गया कि इनके लिए आप एजुकेशन लोन का प्रावधान करें। तो इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग जो है पिछले लगभग 1 साल से कार्यरत है और हम पूरी आयोग की ये कोशिश रहेगी कि जो भी शिकायतें हमें मिलेंगी उसका निपटारा करने का हमारा प्रयास रहेगा। जो भी हमारे पास जो मामलात आए हैं उन पर हमने सुनवाई भी की है, उनको हमने कमीशन में बुलाया है। क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कोर्ट के रूप में हम वहां पर उनको समन करते हैं, दोनों पार्टीज को। आवश्यकता हो तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी वहां पर बुलाया जाता है, डायरेक्टर से लेकर सेक्रेटरी से लेकर किसी भी अधिकारी को इसमें हम समन कर सकते हैं ताकि उसका निपटारा किया जा सके, समाधान हो सके। तो मुझे खुशी है कि मौजूदा सरकार हमारी हिमाचल प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चल रही है। उन्होंने इसका महत्व देखा और इसका गठन किया है और इसके गठन करने से मेरे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आने वाले दिनों में लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। वीरेंद्र कश्यप जी, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपलब्ध करवाई कि किस तरह से हिमाचल अनुसूचित जाति आयोग जो है वो उनके विकास में और उनके सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने में कार्य कर रहा है आपके नेतृत्व में। आप हमारे स्टूडियोज में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं भी ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। जय हिमाचल। आजादी का अमृत महोत्सव